तो दोस्तों इन दिनों एआई टूल बहुत ही ज़बरदस्त होते जा रहा है और एक से बढ़कर एक एआई टूल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक मूवी आई है जो आपको हिला के रख देगी, किस प्रकार से एआई टूल इंसानों पर हावी होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में रिलीज़ हुई द क्रिएटर 2030 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक मूवी है जो कि अभी सिनेमाघरों में इसे हाल ही में रिलीज़ किया गया है और साथ ही साथ इसके अंदर बताया गया स्टोरी के बारे में बेसिक बात कर लेता हूँ। तो अब से इस मूवी के अंदर बताया जाता है लगभग 50 साल बाद का समय, जब एआई पूरी तरीके से विकसित हो चुका है और इंसानों और एआई के बीच में ज़बरदस्त जंग छिड़ चुकी हैं। और इसी बीच एक एजेंट है वो कि दुश्मनों के बीच में जाता है और उनके एक तरह से हथियार को जो कि इंसानों को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार था उसे एक तरह से तबाह करने की कोशिश करता है। तो इसी पर बेस्ड ये मूवी है, इंसानों और एआई के बीच में जो जंग है, और आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग आपको देखनी चाहिए या नहीं, साथ ही साथ टीवी राइट, सैटेलाइट राइट, और साथ ही साथ किन कंट्रियों में अवेलेबल है और साथ ही साथ कितनी लैंग्वेजों में अवेलेबल है, सारी कुछ जानकारी मैं इस मूवी के बारे में देने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि एआई मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इंसान और एक तरह से एआई के बीच में जो जंग है उस बीच एक मूवी बनाई गई है द क्रिएट। जी हाँ दोस्तों, ये 2023 में अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसका निर्माण और डायरेक्शन गोरे एडसन्स ने किया है, जिन्होंने क्रिस ब्रिटन के साथ इसकी राइटिंग लिखी है। फिल्म में जॉन डेविंग वॉशिंगटन और जेमन चान और केन वतनाव और स्टीफन सिमन और एल्फिन जेन और मैडलिन युवा वॉन्सन हैं। उनकी पहली फिल्म में अभिनय किया है। इसका स्टोरी मानव जाति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की ताकतों के बीच युद्ध से प्रभावित भविष्य का आधारित है। एक पूर्व विशेष बल एजेंट का अनुसरण किया जाता है, इसे बुलाया जाता है, जो कि निर्माण का शिकार करने और मारने के लिए भर्ती किए गए हैं, जिसने मानव जाति को नष्ट करके युद्ध को समाप्त करने की शक्ति वाला एक रहस्यमय हथियार विकसित किया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह किसके पक्ष में है तो उसने चुनना होगा असल में हथियार क्या है। दोस्तों इसका डायरेक्शन गोर्थन एडवर्स और इसकी राइटिंग गोरन एडवर्स और क्रिस विटर्स ने की है। दोस्तों इसकी कहानी गोरत एडवर्स ने ही लिखी है और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो गौरव एडवर्स के साथ कीरी हार्ट, जिम सेल्फर और ओनी फिल्चर्स है। दोस्तों इसी के साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम संभाला है गौरव फ्रेजर ने और ओरियन सोफोस द्वारा इसमें सिनेमेटोग्राफी में मदद की गई है। एडिटिंग की बात की जाए तो हैंक कॉर्विस द्वारा इसकी एडिटिंग की गई है और साथ ही साथ जोवर वोक द्वारा इसकी एडिटिंग में एक्ट से हाथ बटोरा गया है। हिंस जिम्मस द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रिजीज एंटरप्राइजेस और नी रिजेस और बुसोस, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 20 पिक्चर्स स्टूडियोज द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रिलीजिंग की बात की जाए तो मुख्य रूप से 26 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया। सुपरस्टार एक तरह से जो प्रोग्राम हुआ था, एक तरह से शो हुआ था सुपरस्टार शोज, उसमें रिलीज़ की गई और 29 सितंबर 2023 को इसे वर्ल्ड वाइड संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ सभी जगहों पर प्रोवाइड करा दिया गया। मूवी की लेंथ 133 मिनट थी टोटल और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। बजट की बात की जाए तो 80 मिलियन इसका बजट है और बॉक्स ऑफिस पर 32.4 मिलियन का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट किया। और इसकी डेवलपमेंट 2019 में शुरू हुई जब एडवर्स ने न्यू रीजेंसी के लिए एक शीर्षहीन विज्ञान का कथा परियोजना को निशान करने और लिखने के लिए हस्ताक्षर किया। और फरवरी 2020 में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि उन्होंने एप्लूस नाउन 1980, बारका 1992, रनस 1985, साथ ही साथ 1987 इस फिल्म के
एक तरह से ऊपर बेस यानी उससे स्पॉन्सेशन लेकर मूल रूप से इसका शीर्षक ट्रू लव था। इसे इसके वर्तमान शीर्षक में बदल दिया गया और फिल्म 17 जनवरी 2020 को शुरुआत में रिलीज़ की जानी थी, लेकिन 30 मई 2022 को पूरी हुई और इसके बाद द क्रिस्टन का प्रीमियम 26 सितंबर 2023 को फेस्टिवल फ्रेश में हुआ। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा इसे 29 सितंबर को वर्ल्ड पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जैसा कि मैंने बताया, रिलीज़ कर दिया गया। फिल्म की एक तरह से आम तरह से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। कई लोगों ने इसे दृश्य प्रभाव, निर्देशांक, प्रदर्शन और विशेष वस्तु के लिए इसकी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित की। हालांकि कुछ ने इसकी राइटिंग की एक तरह से आलोचना की। हालांकि इसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 80 दिन के बजट के मुकाबले यानी 80 मिलियन के बजट के मुकाबले 32.4 मिलियन की कुल इसने कमाई की। इसकी स्टोरी अभी से 2055 में एक तरह से बताई जाती हैं। अमेरिकन सरकार द्वारा बनाए गए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया है। जवाब में अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी ने मानवता को विलुप्त होने से को रोकने के लिए पृथ्वी से एआई को मिटाने की एक तरह से सौगंध ली है, प्रतिज्ञा ली है। उनके प्रयास न्यू एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और एक देश विरोध करना है जिसके लोग पश्चिम के विरोध के बावजूद एआई को अपनाना जारी रखे हुए हैं। अमेरिका सेना ने एफआई के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया जिसके उद्देश्य न्यू एशिया के एआई प्रगति के पीछे रहस्यमय वस्तु निर्माता है। दोस्तों, नोडेंस उत्तर अमेरिका में बोर्डिंग, मोबाइल और एयरफोर्स डिफेंस को एक उन्नत अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है जो कक्षा में विनाशकारी हमला शुरू करने में सक्षम है। लॉस एंजलिस के विनाश के बाद दशक बाद सर्जन जूसल टेलर और न्यू एशियन में एक अंडरकवर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। उन्हें माए से शादी की जिसे अमेरिका और सेना निर्माता की बेटी मानती हैं। अमेरिका सेना द्वारा टेलर के घर पर हमला करने और उसके रहस्य को उजागर करने के बाद नोनेड के हमले में एक गर्भवती मारी की मौत हो गई है। 5 साल बाद टेलर लॉस एंजलिस के क्राउडन जीरे और क्लूलेस क्रू के हिस्से के रूप में काम कर रहा है। जनरल एड्यूस और कॉर्नर हॉडवेस उसके संपर्क करते हैं जो उसे बताते हैं कि माया जीवित है और उसे एक निशान पर भर्ती करने के लिए जिसका निर्देशांक निर्माता और इंजीनियर ने किया गया है। यह हथियार को नष्ट करता है और न्यू एशिया में टेलर को पता चला कि हथियार एक रोबोट रिम्ब्यूस लड़की हैं जो कि प्रौद्योगिकी को दूर से नियंत्रित करने में सक्षम रहती हैं और उसे अल्प किरदार दिया। स्टीफन टीम के बाकी सदस्यों से अलग हो गई है और सिमुलेटर को मारने के लिए होलियंस के आदेश को अज्ञात रूप से मूल ट्रेलर और एल्फिन ट्रेलर के पूर्व कॉमेडियन ऑफिसर ड्यू को खोलने के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। एल्फी की जांच करते हुए ड्यू ने टेलर को बताया कि वह ग्रह पर सबसे शक्तिशाली हथियार बनने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में बात की जाए तो IMDb रेटिंग और बाकी रेटिंगों की बात की जाए तो IMDb रेटिंग में से 10 में से 8.5 की रेटिंग एक तरह से चल रही थी और साथ ही साथ 95% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया था। और साथ ही साथ दोस्तों, इस मूवी के एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए, पहले हम जान लेते हैं इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उससे जानने से पहले बजट के बारे में। दोस्तों, इसका जो बजट है कुल अंदाज़ा बताया जा रहा है 80 करोड़ रुपये, सॉरी दोस्तों 80 मिलियन डॉलर्स में इसे बनाया गया है। और अभी मूवी ने 3 दिनों के अंदर जो कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 32.4 मिलियन डॉलर, जो भी बहुत ही शानदार है। और इसी के साथ दोस्तों ये आपको देखने को मिली थी 26 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च कर दिया गया था एक तरह से एंटरटेनमेंट उत्सव के अंदर, एक तरह से जो शो हुआ था उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों 29 सितंबर 2030 को इसे वर्ल्ड वाइड संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी रिलीज़ कर दिया गया है। और साथ ही साथ लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश में अवेलेबल है, इंडिया में हिंदी में भी अवेलेबल कराई गई हैं। और कंपटीशन की बात की जाए तो इसकी टक्कर में एक मूवी आई है 100x, उस पर भी हमने वीडियो बना दी है और इस पर भी हमने वीडियो बना दी है, दोनों हमारे चैनल पर है, एक आप देख रहे हो। बाकी 100x यदि आप एक तरह से थ्रिलर मूवी के दीवाने हो तो आपके लिए वो ज़बरदस्त मूवी है। और 100x
ये एक तरह से यूनिवर्स का हिस्सा है और इस यूनिवर्स में ये 10वीं मूवी है। उस पर हमने वीडियो बना दी है, आप आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों अब इस मूवी के बारे में हम बेसिक डिटेल से और जान चुके हैं और अब हम इसके एक तरह से जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि उसकी क्षमताएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। और नई एशिया पुलिस ने ड्यू को अपडेट में हमला कर दिया है, जिसमें हॉर्बन और दोस्त सदस्यों के करीब नए सभी प्रेमी के काम की मौत हो गई है। लेकिन उसे नहीं पता कि समूह एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। और ड्यू को ख़त्म करने से पहले वे टेलर को बताता है कि माया निर्माण और टेलर को अब पुलिस के साथ हैं और एक लड़ाकू सैनिक और टेलर के पूर्व सहयोगी हारून के नेतृत्व वाली नई एशियन सेना ने पकड़ा और उसे गांव में ले गए। हारून का कहना है कि लूस एलियस जासदी एक मानवीय त्रुटि के कारण हुई है, जो कि अमेरिका सरकार ने गलत तरीके से एआई का एक दुश्मन लिया है, जो कि केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक असहमत इच्छा करता है। और अपनी पिता के मृत्यु के बाद माया दूसरे निर्माता बनती हैं, जो अपने बंधकों से बचने के बाद टेलर एल्फी को बचाता है और भागने की तैयारी करता है, क्योंकि हॉलवेंस गांव पर हमला करने का नेतृत्व करता है और एल्फी अपनी क्षमताओं से असिस्ट करती है। लेकिन मैकब्रोन द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल किया जाता है। उसे निर्माता ले गए हैं, जो ट्रेलर को पता लगा है कि वे हार्मोन और हेमस के घर पर हड़ताल के बारे में चुकी हैं और निर्माण को नुकसान पहुंचाया है, जिसका ग्रुप्से में इसने स्कैन किया गया था। होलवेल और उसकी सेना के आते ही ट्रेलर माया को जीवित रक्षक प्राणी से हटा देते हैं और वे हारू द्वारा मारे गए, जो कि ट्रेलर से कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए नोडोन्स को नष्ट कर दिया गया है। टेलर और एल्फी को अमेरिका सेना ने पकड़ लिया है, लॉस एंजलिस से ले गए हैं, जहां ट्रेलर को एल्फी को स्टेन गन से मारने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि एड्रूस को बाद में पता चलता है कि एक चाल थी और सोल्फिन जालेंस को एक तरह से पहले या जोड़ी एक तरह से भाग निकलती हैं और लॉस एलियस एंटोनियन और इसी के साथ एक चंद्र शॉट्स के साथ देखते हैं और नोडन्स पर उतरने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि एड्रूट और नोडल को एक तरह से दुनिया भर में शेष एआई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला करने शुरू का आदेश देता है। ट्रेलर संबंध विस्फोटक लगाते हैं और जबकि एल्फील जहाज की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। इससे पहले कि वे भाग सकते, एयरटन और टेरियन रोबन को सक्रिय करते हैं, जो ट्रेलर को एल्फिन और विस्फोट पोर्ट में प्रवेश करने से रोकता है। ट्रेलर वाहन को बाहर निकाल देता है और मायन की समानता वाले एक सिमुलेटर के साथ फिर से जुड़ जाता है, जिसे एल्फिन ने हॉर्बन द्वारा अब डाउनलोड की गई मेमोरी पिप्स पर उपयोग करके सक्रिय किया था। जैसे ही नोडल उनके चारों को विस्फोट करता है तो हड़ताल रोक देता है और युगम एक अंतिम एलिगेंस को एक तरह से देखते हुए नजर आती हैं। जोसन टेलर्स के रूप में जॉन वेडेन और कई कलाकार हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। सारे कुछ अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस मूवी के डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसका डेवलपमेंट किया गया। सारी कुछ जानकारी इस मूवी से रिलेटेड आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। फिल्म का डेवलपमेंट नवंबर 2020 में शुरू हुई, जब गोल्डन एडवर्स ने एडवर्स की डस्टी वन और ए स्टार वॉर्स स्टोरी 2016 के सह निर्माण और क्री हार्ट के साथ न्यू रीजन्स के निर्माण के लिए एक अनाम विज्ञान और कथा परियोजनाओं का निर्देशन और लेखन करने के लिए हस्ताक्षर किए। निर्माण उसी वर्ष एक प्रेक्षण शूट और लोकेशन स्काउटिंग योजना की थी और एडवर्ड ने इसे फिल्म की हुक कल्पना करने के अवसर के रूप में उपयोग किया है। उन्होंने इस प्रक्रिया किया है और मैंने एक तरह से केमर और 1970 के दशक में एनफ्रूज लेस लिया है। वे विनायतन कंबोडिया, जापान और इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल में स्थान काउंटिंग करने गए हैं।
और हमारी पूर्व योजना सिर्फ दुनिया के महत्तम स्थानों पर जाने की थी, क्योंकि एक उड़ान की लागत एक सेट के निर्माण की लागत से बहुत कम है। हम दुनिया भर में घूमने जा रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उसके बाद शीर्षक का साइंस फिक्शन की परत चढ़ाई है। यदि हमारा फिल्म दृश्य रूप से कुछ हिस्सा एक तरह से आपको बढ़िया लगा हो और वास्तविक महसूस करने की कोशिश करते हैं, और फरवरी 2020 में एडवर्स को आधिकारिक तौर पर निर्देशक के रूप में घोषणा कर दी, और एप्लूस नाउन 1980 और ब्राकन 1992 1993 पेपर मून्स इस फिल्म से ये एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। मई 2021 में जॉन डेविन विंगस्टन को अभिनय करने के लिए घोषणा की गई। फिल्म का कार्यकारी निर्माण ट्रू लव से बताया गया और जून 2021 में जेमा चॉन और डैनी मैकब्रोन और बेंडिड वोंग्स ने अभिनय के लिए बातचीत शुरू की। जनवरी 2020 में चैन और वोंग्स की भागीदारी की पुष्टि की गई, जिसमें एलिशन, जेनी, स्टीगन सैम्पन और मार्क मैनचांग कलाकारों में शामिल हुए हैं। सिमडेन मैकब्रोन का स्थान लेने के लिए सूचना मिली थी और शेड्यूल संबंधित विवादों के कारण चले गए। फरवरी 2022 में वोंग्स की एक तरह से जगह लेने के लिए केनर बेतन कलाकारों में शामिल हुए, जिन्हें शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर होना पड़ा। वेटलैंड्स ने पहले गॉडजिला 2014 का एडवर्स के साथ काम किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। 80 मिलियन के उत्पादन बजट पर मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2022 को थाईलैंड में शुरू हुई, जिसमें ग्रेग फैजी और साथ ही साथ इसी के साथ ओरी सोफर सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह कोविड-19 सुरक्षा संबंधित भर्तियाँ की और फिल्म को बेन हर 1960 जैसी काल्पनिक हॉलीवुड महाकाव्य का अनुभव करने के लिए फिल्म निर्माण के लिए और इसी के साथ देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो और ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं, तो आपको इन सभी को देखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख पाए। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कंटिन्यू हम जानते हैं इस मूवी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, फिल्मोग्राफी के बारे में जान रहे थे। थाईलैंड में ऑन स्टैंड फिल्म स्थानों पर सोनभूमि हाईवे अर्ड और बॉनमुरुग और चियोन सेमफोन्सबोग शामिल है। जैसा ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो थाई प्रोडक्शन ने ब्रैकून एसन के फिल्मांकन गए कुछ दृश्य भी जिक्र किए और अपने कर्तव्यों के लिए फ्रेश ड्यू पार्ट 2 2024 के प्रति अपने प्रतिबाधाओं के कारण दूर से काम करने वाली प्री प्रोडक्शन प्रक्रिया में शामिल थे, जबकि सोफर ने पहला फिल्म स्टूडियो फिल्म के फोटोग्राफी के मुख्य निर्देशक के रूप में काम किया। प्रोडक्शन शूट टोटल फिल्म्स के एक साक्षात्कार में एडवर्ड, जिन्होंने कैमरा ऑपरेटर में से एक के रूप में अपनी काम किया, सोफर सराहनीय की और उन्होंने फिल्म के निर्माण में जो योगदान दिया उसे डीओपी भूमि दुनिया का वास्तविक भविष्य का उभरता हुआ सितारा कहा। और फिल्म को प्रोमो सोनी FX3 कैमरा शूट किया गया है, जिसे कम लागत पर ब्लॉकबस्टर फिल्म के ध्रुव है। और 2030 में सैन डिएगो कॉमिक्स कॉन ने और डायरेक्ट ऑन डोरिक पेन ने, जहाँ के निर्देशक के साथ ब्रेटिन और लुइस लेटरी ने कहा कि रचनात्मक निर्माण सिनेमास में हमेशा के बाद बदल सकता है। बजट के आलोक में फिल्म निर्माण ने बहुत कम चालक दल के सदस्यों की चुनिंदा ऑन लोकेशन दृश्यों पर शूट और प्रकृति रोशन की नियमित ध्वनि रिकॉर्ड के अगले गुरीन फिल्म निर्माण वेदियों का उपयोग किया। सेट बनने के बाद यह विशेष रूप से ग्रीन स्क्रीन या स्टोफन जैसे डिजिटल तरीकों पर निर्भर था, और 80 स्थानों पर फिल्म के कुछ एक छोटे दल को भेजने के लिए भुगतान करना अधिक लागत प्रभावित था, जो
वंचित विज्ञापन फाइन लुक में मेल्स खाने की सबसे करीब था। फिर जहां फिल्म संपादन को अंतिम रूप दिया, तभी छवि को दृश्य प्रभाव को शामिल किया गया और दृश्य प्रभाव के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हुए एडवर्ड ने अनुमान लगाया कि उत्पादन के इस परियोजनाओं पर केवल 80 मिलियन का खर्च किया है, जिसकी लागत आमतौर पर लगभग 3000 मिलियन होती है। फिल्मांकन 30 मई 2022 को हुआ। दृश्य प्रभाव स्टिंग लाइव एंड मैगजीन और वेट एफएक्स और क्लोफन वीएक्स और साथ ही साथ फिल्म डिज्नी प्लस इंस्पेक्ट और सुपर स्टूडियो ऑर्पर द्वारा फिल्म में जुड़े। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन इसका म्यूजिक भी तैयार किया गया है। 17 मई 2023 को एडवर्ड ने फिल्म के ट्विटर अकाउंट पर पुष्टि की कि हिंस जिमर को फिल्म को स्कोर करने के लिए काम पर रखा गया है। और 19 सितंबर 2023 को एडवर्ड्स ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरुआत में जिमर की संगीत शैली को दोहराया है और साउंड ट्रैक 29 सितंबर 2023 को हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा डिजिटल रूप से जारी किए गए। दोस्तों, फिल्म की पहली झलक 26 अप्रैल 2023 को सिनेकॉन्स में दिखाई दी, जिसमें डेनलैंड हॉलीवुड के कैथरीन डी एल्टन ने प्रोडक्शन डिजाइन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे ब्लेड रन को बच्चों के खेल जैसा मान दिया है। यह भी घोषणा की कि शीर्षक का नाम बदलकर ट्रू लव से क्रिस्टल्स कर दिया गया है। एडवर्ड्स ने बाद में बताया कि शीर्षक क्योंकि बदल दिया गया है, उन्होंने कहा कि यह बहुत हद तक रोमांटिक कॉमेडी जैसा लगता है और इसका संदेह उन संबंधित दृश्यों से प्रभावित कर देगा जो कि फिल्म की ट्रेलर को प्रेरित नहीं है। और डीम ऑन और रिमिक्स पर आधारित फिल्म का टीजर 17 मई 2023 को ऑनलाइन प्रीमियम हुआ। आधिकारिक ट्रेलर 2023 को SSGFTRS हड़ताल की शुरुआत के 3 दिन बाद 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया और साथ ही साथ इसे कदर सहयोगपूर्ण पाया और फिल्म के आधार और MSG के फिल्म स्टूडियोज के डर के बीच समानता को देखते हुए बिना मुआवजे अभिनेताओं को समानता को दोहराने के लिए एक बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया। एडवर्ड इस बात से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि AI के साथ मेरी एक तरकीब की सब समय को एक स्वीट स्पॉट विंडोज़ के रूप में प्राप्त किया जाए जहां ये शुरुआत से पहले हो और साथ ही साथ मुझे 2023 के लिए जाना चाहिए क्योंकि पिछले महीने कुछ महीनों के लिए सामने आया है। और साथ ही साथ सितंबर 2023 में प्राइज स्टार्ट भी योजना योजित किए गए हैं जब फिल्म में दृश्य AI रोबोट के रूप में अपने कैलिफोर्निया ईगोट और सोल्फी स्टूडियोज लॉस एंजल्स और जॉर्जिया में मियासी डूसन के बीच एक नेशनल फुटबॉल लीग और गेम के दौरान दिखाई दिए जो एक केजेड लीग बेसबॉल गेम था और सैन एंडियन को प्रेटोन स्टूडियोज में सैन डिफेंड प्रोटन और सेल्टिन लुक्स कॉर्डिन और टेक्सन के प्रोडन ब्रूड में एक्सटर्न मोड स्टीफन और ऑडियंस में मुख्य रूप से भाग दिया गया। 14 नवंबर 2023 को साइमन एंड सूस्टन द्वारा जारी किया गया और 13 जुलाई 2023 को द क्रिस्टन के अधिकारी ट्रेलर को 2020 के बेरतिन विस्फोट के फुटेज को परमाणु विस्फोट से नष्ट हुए बहुत से को लॉस एंजल्स दृश्य प्रभाव प्लेट शॉट के रूप में उपयोग करने के लिए नकारात्मक आलोचनाएं मिली। इससे सबसे पहले रैबिट उपयोगिता द्वारा देखा गया और बाद में इसे यूट्यूब चैनल कोडेन क्रू द्वारा उनकी VFX और 10 श्रृंखला के हिस्से के रूप में कवर किया गया। 15 सितंबर 2023 को गेटन एडवर्ड्स के साथ रेडियन MS के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि आर्थिक फुटेज को पहले प्री ट्रेलर में शामिल नहीं किया जाना था। यह निर्माण और विशेषता और अभिक्लेंडिंग फुटेज को VFX शॉट के फिक्शंस के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह खुलासा करते हुए कि यह शॉट फिल्म में नहीं है। दोस्तों, रिलीजिंग के बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताऊंगा, सारी कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ सारी कुछ जानकारी से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूँ और कैरेक्टर के बारे में हम जाने के पहले रिलीजिंग के बारे में प्रॉपर जान लेते हैं। किस्टर ने एक तरह से
26 सितंबर 2023 को फैंटेसी फेस्टिवल में अपना पहला टेक्शन प्रीमियम आयोजित किया। उसी दिन कैलिफोर्निया के सातन मोनिस ने एरोस थिएटर में बियॉन्ड फेस्ट की शुरुआत की रात की फिल्म के रूप में एक विशेष स्क्रीनिंग शुरू की। फिल्म की प्रारंभिक प्रेस और औद्योगिक स्क्रीनिंग है, जिसका मूल रूप से 2030 में हॉलीवुड श्रम विवाद से प्रभावित होने तक इसका विश्व प्रीमियम होना था, लॉस एंजलिस में TTS चीनी थिएटर से हुआ। और 18 सितंबर 2023 को लोक में फिल्म के फ्रांस और धारावाहियों के प्रदर्शन के साथ एडवर्ड भी उपस्थित थे और उन्होंने फिल्म शुरू करने से पहले एक भाषण में फिल्म के कलाकारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, जो हड़ताल के कारण फिल्म में शामिल नहीं हो सके और फिल्म का प्रचार नहीं कर सके। फिल्म का यूनाइटेड किंगडम प्रीमियम 27 सितंबर 2023 को लंदन के द रूसोस म्यूजियम साउथ के किस्टन में हुआ। इसे 2030 में राइट्स गिल्ड्स और अमेरिकन की हड़ताल की समाप्ति के ठीक 2 दिन बाद 29 सितंबर 2030 को पारंपरिक थिएटर और माईमैक्स और डॉल्बिन सिनेमा में 4DX और स्क्रीनिंग दोनों में रिलीज़ किया गया। इसकी एक तरह से मुकाबल पैरामाउंट पिक्चर्स की PLW प्रोटन और द माइंस मूवी और लॉस एंजल्स के सी ऑक्स में होगा। इससे मूल रूप से 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया। 26 अप्रैल 2030 को सिनेकॉन्स में घोषणा की कि फिल्म एक सप्ताह आगे बढ़ेगी। 1 अक्टूबर 2030 तक द किस्टन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में 14.1 बिलियन और अन्य क्षेत्रों में 18.3 बिलियन यानी दुनिया भर में 32.4 मिलियन की कमाई की, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है मूवी को देखी जाए तो। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द क्रिएटर्स को PWD पेट्रोल्स और द माइंस वूम और सो एक्स और डेवमिन्स के व्यापारिक विस्तार के साथ रिलीज़ किया गया। कुल स्क्रीनिंग 3680 थिएटरों में लगभग 16 से 19 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमानित लगाया गया और इससे पहले दिन 5.6 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात को पूर्वलोकन में 1.6 मिलियन भी शामिल थे। साथ ही साथ इसी के साथ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। रेटिंग की बात की जाए तो IMDb रेटिंग भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रही। और दोस्तों अब हम इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानेंगे, जो मूवी के डायरेक्टर हैं, स्टोरी राइटर हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस मूवी के ग्रोथन एडवर्ड डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दोनों यही है, स्क्रिप्ट राइटर भी इन्होंने की है, इनके बारे में जानते हैं। एक ब्रिटेन फिल्म निर्माता है, उन्हें पहली बार मोस्टन्स 2010 के लिए व्यापारिक पहचान मिली, जो एक स्वतंत्र फिल्म थे जिनमें उन्होंने लेखन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, दृश्य प्रभाव कलाकारों के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने गॉडजिला 2014 का निर्देशन किया, जो कि टोलो की गॉडजिला फ्रेंचाइजी का रिब्यूट और लेजेंड मोस्टन्स में पहली फिल्म थी। और द स्टार वर्स स्टोरी 2016 पहली किस्त में थी। स्टार वर्स एंथोलॉजी श्रृंखला और तत्काल स्टार वर्स एपिसोड 5 और ए न्यूज़ होम 1977 में प्रीवल और वे साइंस फिक्शन थ्रिलर द क्रिड्स 2030 के मूल रूप फिल्म बनाने के लिए लौटे। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो 13 जुलाई 1975 को इनका जन्म हुआ। 48 साल इनकी उम्र है। न्यूलेस वॉशिंग इंग्लैंड में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ AI की दुनिया में इस मूवी ने एक तरह से तहलका मचाते हुए ये परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में जान रहे थे और सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी थी इसकी प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग के बारे में। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जहाँ तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दे। दोस्तों अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले उनके बारे में जानते हैं। और बहुत ही बढ़िया ऐसे बताया गया है। जहाँ तक हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गैरथन एडवर्ड का जन्म 13 जुलाई 1975 को न्यूटेल वॉशिंगटन में हुआ। वे विल्सन वंश के हैं और एडवर्ड बचपन से ही अपनी फिल्म का निर्देशन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि स्टार वर्स निश्चित रूप से ये भी कारण है कि मैं फिल्म निर्माण बनना चाहता था। उन्होंने हिंगम लेंस स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद नॉर्थ वोल्स्कियर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट और साथ ही साथ ऑडिशन वर्जिन स्टेज में BIS नेशनल डिपोज पहुंच गए। एडवर्ड ने 1986 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त करते हुए फोर्नहाउस में सैर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिल्म और वीडियो का अध्ययन किया। 2012 में उन्होंने UCS से मंदन मास ऑफ आर्ट का उपाधि प्राप्त हुई। एडवर्ड ने दृश्य प्रभाव में अपनी शुरुआत 9 से की। साथ ही साथ 2008 में उन्होंने साइंस फाइल लंदन 48 घंटे की फिल्म चुनौतियों में प्रवेश किया, जिसके लिए एक फिल्म को 2 दिनों और कुछ मांडवों के भीतर शुरू से अंत तक बनाया गया। एडवर्ड ने अपनी लघु फिल्म फैक्ट्री डार्मोड के साथ प्रयोग जीता और पहली फिल्म मोस्टन के लिए प्रदर्शन प्रभाव बने और ऑफ द शोल्डर उपकरण का उपयोग करना। 2 मुख्य अभिनेताओं के अलावा दल में केवल 5 लोग शामिल थे। मोस्टन की सफलता ने हॉलीवुड में पहली बार बड़ी परियोजनाओं में प्रायोजिक जागरूकता ला दी। फिल्म की रिलीजिंग के बाद उन्होंने हॉलीवुड में लेजेंड पिक्चर्स और साथ ही साथ सहित कई स्टूडियोज़ के साथ हस्ताक्षर किए। जनवरी 2011 में एडवर्ड ने बोनस ब्रदर्स के लेजेंडरी पिक्चर्स से 2014 की गॉडजिला रिब्यूट के निर्देशक के रूप में अपना पहला प्रमुख हॉलीवुड फीचर शामिल किया और एडवर्ड ने दृष्टि 1 का निर्देशन किया, जो पहला स्टार वर्स और स्टेड एलोन्स फिल्म थी, जो कि क्रिस विस्टन और टोनी गिलरोड द्वारा लिखी गई थी और जो जॉन लॉच और हैरी ब्रिटन की कहानी पर आधारित थी। 16 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई। फिल्म निर्माण पर उनके प्रभाव और लॉर्ड लेजेंड स्टीम प्रिस और क्वेंटिन टारंटिनो थी। मई 2016 में एडवर्ड और छोटे पैमाने की परियोजनाओं पर काम करने के लिए किंग ऑफ मोशन से बाहर निकल गए। फरवरी 2020 में बताया गया कि एडवर्ड्स को वर्किंग टाइल्स टू लव्स फॉर न्यू रीजन्स के साथ फिल्म निर्देशन और लेखन करने के लिए तैयार किया गया, जिसमें डस्ट 1 के सह निर्माता कीरी हार्ट और इस परियोजनाओं के लिए निर्माताओं के रूप में काम करेंगे। तब से फिल्म का निर्माण बदल दिया गया और उसे द क्रिट्स के रूप में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म ने जोल वेडिंग वॉशिंगटन और ये विशेष रूप से दृश्य 1 सिनेमाटोग्राफी जॉन लेजेंड्स के साथ उनके दूसरे सहयोग के संगीत वीडियो के साथ में था, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ निकला। इसे 23 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया गया और वर्ल्ड वाइड 29 सितंबर 2023 को इसका एक तरह से रिलीजिंग फिक्स की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में भी और सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने हुए अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये दोस्तों आपको कई फिल्मों में देखने को मिले। 2010 के अंदर इन्होंने मॉन्स्टर नाम की मूवी का डायरेक्शन किया, स्टोरी भी इनकी थी। और इसके बाद गॉडजिला, जी हाँ दोस्तों, गॉडजिला का जो डायरेक्शन है इनके हाथों से ही एक तरह से किया गया था। और द क्रेटो 2030 का डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोड्यूसर तीनों ही एक तरह से इन्होंने अपने हाथ बटोरे हैं। और साथ ही साथ टेलीविजन्स में भी कई जगह देखने को मिले। बहुत बढ़िया इनकी एक तरह से कई सीरीजें थी। दोस्तों, अब हम इस मूवी की स्क्रीन प्ले जिन्होंने लिखी हैं उनके बारे में जानेंगे। क्रिस्टोफर जॉन वेट्रूच, 30 नवंबर 1980 को इनका जन्म हुआ था। एक अमेरिकन फिल्म निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता और अपने भाई पोलन के साथ कॉमेडियन फिल्म अमेरिकन पाई और एल्बर्ट ए बॉन्स में उनके काम के लिए उन्हें जाना जाता है।
बाद में वेडियन बंदूकों सर्वश्रेष्ठ रूपांतरण पटकथा के लिए अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उनके अन्य मुख्य कार्यों में वेडियन ने उपन्यास द गोल्डन कैंप के फिल्म रूपांतरण और ट्यूलाइट की श्रृंखला में न्यू बून्स की फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया। किताबें डिज्नी के स्टीन के 2015 के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए पटकथा लिख रहे हैं और टॉन ग्रीस के साथ जॉर्ज वेयर स्टार वॉर्स स्टोरी का विषय लेखन किया था। क्रिस्टोफर जॉन वेडिस इनका नाम है। 30 नवंबर 1980 को इनका जन्म हुआ। लगभग 53 साल इनकी उम्र है और मुख्य रूप से ये एक फिल्म डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है। 1988 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उल्लेखनीय कार्य इनके चक एंड ब्रक और अमेरिकन पाई और साथ ही साथ वन मैन व्हीकल, साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने शादी की मीडियन मार्जिन से 2006 में। साथ ही साथ इनके 3 बच्चे हैं और मुख्य रूप से इनके बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में अब हम जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। वेडिस के पिता नाना यूहित थे जबकि उनकी नानी कैथलीन थी। उनका पालन पोषण एक गैर धार्मिक घराने में हुआ। उन्हें खुद को वैप्तिक और कैथन ब्रोड भी बताया। एक युवा लड़की के रूप में वेडियस ने अपने भाई के साथ एलेक स्टीन स्कूल में पढ़ाई की और निकोबार ग्रीस में सदस्य थे जो एक लंबे समय से चली आ रही है। न्यूयॉर्क सिटी युवा मार्जिन कौन थी और 1981 में स्थित में थी और जब वह 14 वर्ष के थे तो वेडियंस लंदन के बैटन स्कूल और सेंट पॉल स्कूल गए जहाँ उनके पिता ने पढ़ाई की। उन्होंने ट्रेनिंग कॉलेज ग्रेजुएल में अंग्रेजी में डिग्री के स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। इसी के साथ वेडियंस की शुरुआती करियर में उनके भाई के साथ कई सहयोग शामिल हुए और पटकथा लेखन के रूप में उन्होंने कुछ काम किया और उसे श्रेय भी दिया गया और श्रेय भी उन्होंने नहीं दिया गया। और वेजन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एनिमेटेड फिल्म एडवुड 1988 से की, सह लेखन की शुरुआत की। साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने विभिन्न स्टोन जैसे फोन सेट और 1988 में और 1977 की टीवी श्रृंखला फैटन इंग्लैंड के पुनरूपण में और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने पोलियन अमेरिकन पाइन के निशान के निर्माण के लिए भी जिसे एडम क्रज ने लिखा था और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और वेडिन फिल्म को 9 नाटकीय सीक्वेंस में कार्यकारी निर्माता के रूप में लौटा है और 2001 में अपने भाई के साथ उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म क्रिस रॉन कॉमेडी डाउन टू अर्थ का सह निर्देशन किया। 2002 में ब्रिटेन बंधुओं ने निकी हॉर्बी की किताब पर आधारित हु ग्रेट फिल्म एल्बर्ट और एब्रोस में सह लेखन और निर्देशन किया। फिल्म मूल रूप से न्यू लाइव सिनेमा में रॉबर्ट डी निरोग द्वारा लिखित गई थी और जहां मुख्य पात्र एक अमेरिका था। भाइयों को लगता था कि यह महत्वपूर्ण है और चित्र ब्रिटेन है और प्रेरणा 1960 की फिल्म द अपार्टमेंट से शामिल है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरण स्क्रिप्ट के लिए अकादमिक पुरस्कार के नामांकन किया था और वेडिस ने इन्हें गुड फिल्म्स और अमेरिकन डेब्यू सहित कई फिल्मों का निर्माण भी किया। दोनों का निर्देशन उनके भाई पॉल ने किया था और 2003 में स्टूडियोज में 40 पेज के अनमोल और टीममेट के साथ संपर्क करने के लिए ब्रिटेन और फिलिपिन प्लूमेंस की हिज और डार्क मेटियोलियन श्रृंखला की पहली पुस्तक द गोल्डन कैंपस में न्यू लाइन सिनेमा के रूपांतरण के निर्देशन करने के लिए काम पर रखा। बाद में निर्देशक पीटर जैक्सन ने उन्होंने किंग कॉन्ग और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई मूवीज़ का डायरेक्शन किया। 2005 में वेस्टर्न में इसी शामिल होने की तकनीक चुनौतियों के सफल और प्रस्ताव को विरोधी दोनों के लिए निंदा की गई और 2006 में टैगर ने परियोजना छोड़ दी और ब्रिटेन पोल्स ने एक तरह से पुनः विचार करने के लिए एक पत्र प्राप्त करने के बाद निर्देशक को कुर्सी पर एक तरह से लौटा दी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान न्यू लाइन्स में ब्रिटेन और संपर्क और बदल दिया गया और स्टूडियोज ने ब्रिटेन इंडस्ट्री से गंभीर मतभेद के साथ अंतिम कट बनाया। मूल रूप से दुखी और अंत में ट्रिम पर देखा और धार्मिक विषयों को कमजोर कर दिया और ब्रुस ने इसे घोषणा की और यह एक भावनात्मक अनुभव था।
ये फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। फिल्म के 180 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स के बजट के संदर्भ में उनकी कमाई की एक तरह से निराशाजनक बताया गया। हालांकि ये फिल्म अमेरिका के बाहर एक शानदार प्रदर्शन में थी। बॉक्स ऑफिस पर आश्चर्यजनक लगभग 250 मिलियन तक पहुंचने की संभावना थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और जानकारी आपको देता हूँ। दिसंबर 2008 में वेडियन ने ट्वीट की अगली कड़ी के निर्देशक के रूप में घोषणा की, जो कि स्टीफन मेयर के उपन्यास न्यू मूव्स का फिल्म रूपांतरण था। और वेडियंस ने कहा कि उन्हें भावनात्मक प्रशंसा आधार की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए जिम्मेदार का जबरदस्त ऐसा था। और द ट्विटर संग और न्यू मून्स पहली फिल्म रिलीजिंग होने के एक साल बाद नवंबर 2009 में रिलीज़ हुई। न्यू मून्स ने घरेलू बॉक्स फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी आधी रात की ओपनिंग रिकॉर्ड बनाया, जिसने 3,514 थिएटरों में अनुमानित 26.3 मिलियन की कमाई की, जो कि पहली हैरी पॉटर ऑफ द हाफ ब्लड प्रिंस के साथ थी। फिल्म ने घरेलू स्टोर पर अपनी शुरुआती दिन में 72.7 मिलियन डॉलर्स की कमाई की, जो कि घरेलू इतिहास में बड़ी एकल दिन की ओपनिंग बन गई, जिसमें द डार्क नाइट की 67.2 मिलियन की डॉलर्स की कमाई को पीछे पछाड़ दिया। इस शुरुआत ने एक और रिकॉर्ड बनाने में जोरदार योगदान दिया। पहली बार जब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्षक 10 फिल्म ने एक ही दिन में 100 मिलियन डॉलर से भी अधिक का भुगतान की कमाई की है। न्यू मून्स का शुरुआती सप्तांक 1 लाख लगभग 42,819 के साथ अमेरिकन घरेलू इतिहास में तीसरा बड़ा शुरुआत थी। 275.9 मिलियन के साथ दुनिया भर में 8 सबसे अधिक शुरुआती सप्ताह थे। और 50 मिलियन डॉलर से कम अनुमानित बजट के साथ न्यू मून्स दुनिया के एक तरह से दुनिया भर में 200 मिलियन डॉलर से भी अधिक की कमाई करने वाली सबसे कम खर्चीली फिल्म थी। और थैक्लिन सप्ताह में मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ इसे 26 मिलियन की कमाई की और इसने अपना पहला 10 दिन में 230.7 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। और पहले 10 दिन में नाट की कमाई 38 मिलियन तक चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म ने थैंक्सगिविंग सप्ताहांक में लगभग 85 मिलियन की कमाई की, जिसमें 10 दिन में दुनिया भर में कुल एक तरह से 473 मिलियन की कमाई की। और लगभग पूरे सप्ताह में मिलाकर टोटल 473.7 मिलियन की कमाई की। और फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म का निर्देशन जारी नहीं रखने का फैसला किया। और जून 2011 में मिस्टर एंटरटेनमेंट ने अपनी फिल्म ए ब्रेन लाइफ रिलीज़ की, जो कि एरिन इंजन द्वारा लॉस एंजलिस में एक हिप्नोटिक माली और उसके बेटे की चोरी हुई ट्रक की खोज के बारे में लिखी थी। इसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से पैसों की बरसात कर दी। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने पत्रकार जोन्स एडन विल्सन के साथ विल्सन द्वारा निर्देशित 4 ऑडिशन के साथ परफॉर्मेंस किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन रही। इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ अपडेट बता दी है। और 2011 के एल्बम HB55 के प्रभाव के बारे में यह परियोजना ब्रीडिंग सेंट ऑफ अमेरिका और थिंक टैंक और अमेरिका के वुई एजुकेशन एंड प्रोग्राम के डिफाइन अमेरिका अभियान के बीच सहयोग था। और वुड्स ने डिज्नी के सेटोस के 2015 के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए इसकी राइटिंग लिखी, जो 13 मार्च 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। और वुड्स ने कहा कि कहानी के अलग अलग संस्करण द स्किन है। और वेडियंस ने पहले स्टार वॉर्स और स्टेल एलोन्स फिल्म निर्देशक गैरिन एडवर्ड की और रॉन 1 2016 की पटकथा लिखी। और गैरी वीड का नाम लेते हुए वेडियन टोनी गिलरोज के साथ लेखन कार्य साझा करने लगे। और 2017 में ब्रिटन और जेनी ब्लिस गुडन ने फोकस 2000 और माउंटिंग ब्रिटन एस के लिए पटकथा लेखन किया, जो कि चार्ल्स मार्टिन की इसी नाम के उपन्यास पर रूपांतरित था। और वेड्यूज 21 ईज और
मिडनाइट का स्क्रीन रूपांतरण लिखा, जो कि कानूनी मामले में अफगान बनाम और होर्जन से परलेखीय समलैंगिक विवाह के बारे में एक फिल्म थी। और वेडियन ने ऑपरेशन ब्लेस का निर्देशन, जो कि 2018 में MGF इतिहास ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी, जो कि मैथ्यून ओट्स द्वारा लिखी गई थी और जो मोजा और सिनबेड टीमों के बारे में जिन्होंने एंट्रूस चेंस के बारे में बताया था। साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन रही थी। और साथ ही साथ वेटन ने अभी भी एक अभिनेताओं के रूप में काम किया। उन्होंने 2000 की बॉडी कॉमेडी चेक एंड बैंक में मुख्य भूमिका निभाई। मिस्टर एंड मिसेज थीम्स में एक नरम उपनागरिक कलाकार की भूमिका निभाई। और वेटन की अपने भाई पॉल वेडन और निर्माता एडवर्ड म्यूज के साथ डेप्थ ऑफ फिल्म नाम का एक प्रोडक्शन कंपनी है। और मार्च 2016 में वेडन और उनके भाई ने अमेजोन स्टूडियोज के साथ 2 साल की पहली डील का हस्ताक्षर किया। और माइक यूनियस की एल्कोन कथा और एक लाइव एक्शन रूपांतरण जिसका आनंद वेंडियस ने कहा कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में इसका आनंद लिया है। और शिल्ड ऑफ स्टोन 2013 की जापानी एक्शन थ्रिलर शिल्ड ऑफ स्टोन का अंग्रेजी रीमेक निर्माण है। साथ ही साथ वेरिएट ने एक युवा व्यस्त उपन्यास त्राई श्रृंखला लिखी, जो 2014 में द यंग वर्ड्स के नाम के साथ शुरू हुई। और इसके बाद 2015 में द न्यू ऑर्ड और 2016 में द रिवाइंड आई। और यह श्रृंखला जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किशोरों के एक समूह का अनुसरण करती हैं और सर्वेंट्स किशोर और दुनिया भर में एक बीमारी ने 18 से अधिक की उम्र के सभी वयस्कों को मार डाला। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में पर्सनल डिटेल भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनकी सबसे पहली फिल्मोग्राफी आपको देखने को मिली, जिसका इन्होंने एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया। एंट्रीज इसका स्क्रिप्ट राइटिंग इन्होंने किया। और अमेरिकन पी 1999 में इसका भी इन्होंने एक तरह से प्रोडक्शन संभाला। डाउन टू अर्थ का डायरेक्शन इन्होंने ही किया। और ऐसे चलते चलते इन्होंने अपने करियर में कई मूवीज़ की। अभी 2022 के अंदर इन्होंने पैनकोनिक का एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया और प्रोड्यूसन का काम किया। और द क्रीटोस का ये एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना हाथ बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। दे लिस्टन जिसका डायरेक्शन भी ये कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी यही है और स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने लिखी है। दोस्तों ये काम कर रहे हैं सोनी पिक्चर्स के साथ। इनकी अपकमिंग मूवी 2024 में आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाली हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो आपको यदि मेरी इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिली हो, इनकी अपकमिंग मूवीज़ के बारे में मैंने अपडेट बताई हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दोस्तों अब हम हमारे कैरेक्टरों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जॉन डेविल वॉशिंगटन के बारे में। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी आपको बताने वाला हूँ। 28 जुलाई 1984 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता और एक पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। उन्होंने मैन हाउस कॉलेज और फुटबॉल खेल और 2006 में सेंट लुइस रेमस के साथ एक एंट्री फ्री एजेंट के रूप में हस्ताक्षर किया। और पेशेवर रूप से वॉशिंगटन ने न्यूजीलैंड फुटबॉल लीग और सेमरोड मार्टिन ब्यूज के रेनगिन बैंक के रूप में 4 साल बिताए। इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया 28 जुलाई 1984 को हुआ। इनकी उम्र 40 साल है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। ये इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू रहे 1992 से 1995 तक, फिर एक तरह से ड्रॉप कर दिया। 2010 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में है। और एक प्लेयर के रूप में भी इन्होंने काम किया था 2006 से 2012 के रूप में। दोस्तों इनके बारे में अब हम सारी डिटेल आपको बताते हैं। वॉशिंगटन अपने पिता डेंजिन वॉशिंगटन और अपनी मां पोलिन की तरह अभिनय करियर में स्थानांतरित हो गए। वह HBO कॉमेडी श्रृंखला ब्लूज 2015-19 के मुख्य कलाकारों का हिस्सा है। उनकी सफलता इस पहले 2018 की अपराध फिल्म ब्लैक कॉर्नर्स और रोन स्टोन्स की भूमिका निभाई हुई थी, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोबल स्क्रीन एक्ट अवार्ड और नामांकन दोनों प्राप्त हुए।
2020 में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की साइंस पिक्चर और एक्शन थ्रिलर फिल्म टेनेट में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का सैट्यून पुरस्कार जीता। वॉशिंगटन ने तब से 2020 में बोर्डियंस में अभिनय किया और हैंडकाइट द प्रिंसलेस का पुनरुद्धारण किया। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार से ये स्ट्रगल कर कर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वॉशिंगटन का जन्म और पालन पोषण लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के टोल्यूस झील में हुआ। वह अभिनेता डेंजेल वॉशिंगटन और अभिनेत्री गायिका पोल्टेन वॉशिंगटन नी पर्सन के नाम से एक तरह से जाना जाता है। उनके 4 बच्चों में से सबसे बड़े हैं। जॉन डेविल एक मिश्रित नाम के रूप में उनका पहला नाम 7 साल की उम्र में स्पाइक ली और 1992 में फीचर फिल्म अमेरिकन एक्शन होसन कक्षाओं में एक छात्र के रूप में दिखाया। वॉशिंगटन में लॉस एंजल्स कैम्ब्रिज हॉल स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह फुटबॉल, बास्केटबॉल, ट्रैक लेडमैन थे। उन्होंने 2002 में हाई स्कूल और 2006 में मोर हाउस कॉलेज में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। और फुटबॉल करियर भी बहुत ठीक ठाक था। फुटबॉल करियर को हम स्किप करते हैं। वॉशिंगटन ने 2015 की HBO ड्रामा सीरीज में अभिनय किया बोल्डर्स के अंदर, और साथ ही साथ रिकी जेसन की भूमिकाओं के लिए अभिनय किया। श्रृंखला को समीक्षकों द्वारा खूब सराहना की गई और 2019 तक 5 सीजन तक जारी रही। सितंबर 2017 में वॉशिंगटन को स्पाइन ली की थ्रिलर ब्लैकलिस्ट में जासूसी रोन ब्रेड की मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, और जो स्टोनबर्ग के समांतर द्वारा आधारित थी। फिल्म का प्रीमियम 14 मई 2018 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने पाल्मेन डी ओस की प्रतिनिधित्व किया। साथ ही साथ 18 अगस्त 2018 को अमेरिकन नाट्य रिलीज शुरू हुई। ये तारीख चार्लोट रील्स की 1 साल की सालगिरह के साथ मेलन खाने की चुनी गई थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। वॉशिंगटन को गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एड्स गिल्ड अवार्ड दोनों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। साथ ही साथ ब्लैक क्लूजन में वॉशिंगटन का काम देने के बाद निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने अपने थ्रिलर फिल्म टेंस को एंग्रियस के रूप में चुना, और नोलन ने निर्माता के बारे में कहा, और मेरे साथ काम करने वाले सबसे महान प्रतियोगिताओं में से एक, असाधारण रूप से मेहनती, बहुत विचारशील और सबसे उद्धव तरीके से एहसास पास सभी लोगों को बहुत व्याख्याल रखा। सितंबर 2020 में रिलीज हुई 10 मिश्रित समीक्षाएं मिली, और साथ ही साथ वॉशिंगटन एक तरह से जेडियंस के साथ एक ड्रामा फिल्म में भी देखने को मिलेंगे। मैल्कन एंड मैरी 2021 में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया, जिसे COID 2019 से कोविड-19 महामारी के कारण गुप्त रूप से फिल्माया गया, और फिल्म की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। वॉशिंगटन सितंबर 2022 में शुरू होने वाली अगस्त विल्सन की द पियोन्स लेंस बोर्डन के पुनरुद्धारण में प्रदर्शन करने के लिए नाटकीय फिल्म रूपांतरण में अपनी भूमिकाओं को दोहराने के लिए तैयार है। वह गैरथन एडवर्ड्स की फिल्म द क्रिएटर में अभिनय करने के लिए जुड़े हुए हैं, और फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत गजब है। फिल्मोग्राफी के अंदर ये आपको कई जगह देखने को मिले हैं। पियोन पार्ट में भी अपकमिंग देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ मेकर्स द क्रिएटर्स के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं, एम्ब्रिस्टन्स 2022 में भी। तो दोस्तों, इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है, और अब हम हमारी अगली कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है जेमा चान। जी हाँ दोस्तों, 29 नवंबर 1982 को इनका जन्म हुआ। इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दे। एक अंग्रेजी अभिनेता है, लंदन में जन्मे और पले बड़े, और न्यूसन व्यू स्कूल और फोलगस में पढ़ाई के दौरान ड्रामा सेंटर लॉस में दाखिला लेकर अभिनय में करियर बनाने से पहले वो स्पोर्ट और बोस्टन कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। और चैन की शुरुआती काम में टेलीविज़न पर डॉक्टर हू 2009, सर्कल 2010, साथ ही साथ बैडमैन 2012, एग्ज़ाम 2009 और पंडोबिस 2010 और द होम किंग्स 2015 का
पुनर्रूपांतरण में अभिनय किया है। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। 29 नवंबर 1992 को इनका जन्म हुआ, तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है, लंदन इंग्लैंड में हुआ। और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं और इस इंडस्ट्री में 2006 से काम कर रही हैं। जेक रायन सैड्यून रिकूड 2014 और हैवर टू फाइंड देम 2016, साथ ही साथ क्रेजी री एशियन 2018 और राय एंड द लास्ट ड्रैगन 2021, साथ ही साथ इंटरनेस 2021, कैप्टन मार्वल 2019 और ह्यूमंस 2015 से 18 में अभिनय किया। साथ ही साथ जेमा चांस का जन्म लंदन इंग्लैंड के गाइज अस्पताल में हुआ और उनके पिता एक इंजीनियर थे और हांगकांग में पले बढ़े और उनकी मां मॉस्टिन में थी और उनके माता पिता हांगकांग में चले जाने के बाद स्कॉटलैंड के ग्रीनोज में पले बढ़े। प्रोमेस के लंदन में, बोरा ब्रुक्सन में पले बढ़े। चेनियस ने लंदन के ऑपरेशन में न्यूटन बुक स्कूल ऑफ गर्ल्स में पढ़ाई की। साथ ही साथ उन्होंने ड्रामा सेंटर लंदन में अभिनय करने के लिए अभिनय करियर बनाने के लिए इसे ठुकरा दिया। दोस्तों फिल्मोग्राफी भी बहुत गजब की हैं इनकी, सारी कुछ जानकारी इनके बारे में मैं बताऊंगा और वीडियो वैसे भी बहुत लेंथी हो चुकी है। फिल्मोग्राफी के बारे में डायरेक्ट हम बात करते हैं। दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी आपको व्हेन इविल कॉल्स 2006 देखने को मिली। 2009 में इन्होंने एग्ज़ाम 2009 में परफॉर्मेंस किया और इसके बाद द डब्ल्यू 2013, जैक रियन सोडो रिक्रूट 2014, फैंटेसी बैट्स एंड विन द फाइन टीम्स 2016, ट्रांसफॉर्मर द लास्ट के नाइट। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की इस मूवीज़ में भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ डोंट वरी डार्लिंग 2022 में, साथ ही साथ कैप्टन मार्वल्स 2019 में, साथ ही साथ द क्रेटोस में आपको देखने को मिल रही हैं। द एक्टर्स के अंदर आपको अपकमिंग मूवी हैं जो कि इनकी आपको शायद तक 2024 में कंफर्म देखने को मिल सकती है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ये सिर्फ एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस मूवी के बारे में जान रहे हैं किस प्रकार से एआई इंसानों के ऊपर हैवी हो चुका है। 2050 में इस मूवी के अंदर ये स्टोरी बताई गई थी जो कि मैंने आपको बताई, और यदि आपने इसे देख लिया है तो आप अपना रिव्यू नीचे लिख दें और बाकी मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में आपको बता रहे थे और सारी कुछ डिटेल हमने बता दी है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इस चैनल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए। और एक प्यार सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको बता ही चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।